आज अभी सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लिंक्स स्कूल और समाज का क्वेश्चन नंबर 4। लैंगिक सशक्तिकरण क्या है? भारत में महिला सशक्तिकरण की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द जेंडर एम्पावरमेंट? डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। अथवा लैंगिक सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द जेंडर एम्पावरमेंट? डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। आंसर है, हम देखते हैं लैंगिक सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की उसकी क्षमता को जानना, जिससे उससे योग्यता अथवा योग्यता आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़ी सभी निर्णय स्वयं से ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उनकी क्षमता की बात करते हैं, जहां पर महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों का निर्माता खुद हो। सामान्यतः विद्यार्थी अपने स्कूल में चर्चा करने या कुछ पैराग्राफ लिखने या निबंध लिखने के लिए उस विषय को लेते हैं। यहाँ विद्यार्थी की मदद के लिए इस विषय पर हम कुछ निबंध उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि कहें कि महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं कि इस तरह से करते हैं कि इसमें महिला सशक्तिकरण बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़ी हर फैसलों को स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उसके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। हम जैसे कहें कि सभी जानते हैं कि भारत एक प्रधान पुरुष है समाज है, जहां पुरुष का हर क्षेत्र में दखलंदाजी या उत्तरदायित्व होता है और महिलाएं सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। साथ ही उन पर कई पाबंदियां भी होती हैं। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश के विकास के लिए आधी आबादी की जरूरत है, तो अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हम नहीं कहते हैं कि भविष्य के बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकास हो पाएगा। अगर हमें अपने देश को विकसित करना है या विकासशील करना है, तो यह जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। यानी कहने का मतलब पुरुषों को महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा दिया जाए, यानी उनको हर क्षेत्र में उनको खुद का अधिकार या फैसला लेना स्वयं को मांगता है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया है। उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई है और परिवार और समाज में भेदभाव किए गए हैं। ऐसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत कुरीति और कुकर्म जैसे पुराने प्रचलन को नए रीति रिवाजों और परंपरा में ढाल दिया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरतों को पूरा हो जाएगा। आज जरूरत है कि देश आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश के विकास का आधार बनेगी। हम कहें कि भारत एक प्रसिद्ध देश है जिसमें विविधता में एकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ भारत जो है कि एक प्रसिद्ध देश है जिसमें तमाम प्रकार के धर्म जाति के रहते हुए भी इसमें एकता होती है। हम मुहावरे को साबित कर सकते हैं कि जहाँ भारत समाज में विभिन्न धर्मों मानने वाले लोग रहते हैं, महिलाओं को हर धर्म में अलग अलग स्थान दिया गया है। जो लोगों की आंखों को ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में और कई वर्षों से आदर्श के रूप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्य जो शारीरिक और मानसिक को जारी रखने में मदद कर रहा है। प्राचीन भारतीय समाज दूसरे देश भेदपूर्वक दस्तकों
के साथ सती प्रथा, नगर वधु व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि परंपराएं भारत में चली आ रही थी। इस तरह की कुप्रथा का कारण पितृत्वात्मक समाज और पुरुष श्रेष्ठ मनोग्रंथि है। अच्छे समाज की कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे निर्भीक माहौल, सरल भाषा, एक दूसरे का सम्मान, सहमति और सहमति के बावजूद एक दूसरे को सुनने का साहस, और सबसे जरूरी संवाद में भाग ले रहे किसी भी लिंग, पद, जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। ये सब बातें एक तरफा या बेहद संवाद का माहौल बनाती हैं। हम कहें कि अच्छे और बेहतर समाज के यही मायने हमारी कक्षा पर भी लागू होता है। कक्षा के अमूमन शिक्षक का डर होता है कि अगर बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक ढंग से पेश आए तो बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में शिक्षक की पूरी कक्षा में अपनी बात एक तरफा ढंग से कहा जाता है या कहना पड़ता है। बच्चे सिर्फ सुनते हैं। इस एक तरफा बातचीत से अमूमन बच्चों से ज़्यादा कक्षा में महत्व रखा है। सभी शिक्षक उसी को बुद्धिमान मानते हैं जो अच्छे समाज की कुछ बुनियादी शर्तें हैं। निर्भीक माहौल, सरल भाषा, एक दूसरे का सम्मान करना, सहमति और सहमति के बिना के बावजूद एक दूसरे को सुनने का साहस, और सबसे ज़रूरी यह बात है कि संवाद में भाग ले रहे सभी या किसी भी लिंग, पद, जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। यह सब बातें एक बेहद संवाद का माहौल बनाती हैं। अच्छे और बेहद संवाद के यही मायने हमारी कक्षा पर भी लागू होना चाहिए। कक्षा में अमूमक शिक्षा का डर होता है कि अगर बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए तो हमारी बात को नहीं मानते। ऐसे में शिक्षक को पूरी कक्षा में अपनी बात एक तरफा ढंग से मनवाने के लिए या कहने के लिए कहा जाता है कि बच्चे सिर्फ सुनते हैं। इस एक तरफा बातचीत से अमूमन कक्षा बोझिल हो जाती है। यह डर शिक्षक के अलावा किसी तथाकथित होशियार पढ़ाकू बच्चे का भी हो सकता है, जो बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा कक्षा में महत्व रखता है। सभी शिक्षक उसे ही बुद्धिमान मानते हैं। अगला है भारत में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट इन द इंडिया। हम कहें कि जो पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार जैसे काम करने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार आदि को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारों और महान भारतीय लोगों द्वारा हटाया गया, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। जैसे मैं कहूँ कि राजा राम मोहन राय की लगातार कोशिश की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेज मजबूर हुए। बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि ने मिलकर महिला उत्थान के लिए अपनी आवाज़ उठाई और कड़ी संघर्ष के बाद भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपनी लगातार प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की शुरुआत करवाई। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालांकि ऐसे बड़े विषयों को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी के लगातार सहयोग की जरूरत है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयंसेवी समूह और NGO आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा खुले दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं। हालांकि अपराध इसके साथ साथ चल भी रहा है। तीसरा,
कानून अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम इस प्रकार से हैं। एक बार पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज रोक अधिनियम 1961 लागू हुआ। अनैतिक व्यापार यानी रोकथाम अधिनियम 1956, मेडिकल इमरजेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1987, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, लिंग परीक्षण, तकनीकी नियंत्रण और गलत इस्तेमाल की रोकथाम एक्ट 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 के अनुसार लागू किया गया। लैंगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाएं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ी जा रही हैं। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी होने की जरूरत है। तभी सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ये महिलाओं को जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना होगा या जानना होगा। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारी है बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने आसपास और देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदलाव ला सकती हैं। वे समाज के किसी भी समस्या को पुरुष से बेहतर ढंग से कर सकती हैं और निपटा सकती हैं। वो देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती हैं और इसको समाप्त कर सकती हैं। अच्छे पारिवारिक योजना से वो देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंध करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिला किसी भी प्रभावकारी हिंसा को संभालने में सक्षम है, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो। छठवां, महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये संभव है कि एक मजदूर अर्थव्यवस्था में महिला पुरुष समानता वाले देश को पुरुषवादी प्रभाव वाले देश से बदला जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की मदद से बिना अधिक प्रयास किए परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता है। एक महिला परिवार में सभी चीज़ों के लिए बेहद जिम्मेदार मानी जाती है, अतः वे सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकते हैं। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मनुष्य, आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्या का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। पिछले कुछ वर्षों में हमें महिला सशक्तिकरण का फायदा मिल रहा है। महिला अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के प्रति के संघर्ष के बाद सही राह पर चलने के लिए उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है कि मशहूर वाक्य है उनके द्वारा कही गई, लोगों को जानने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और गांव जब आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र का विकास की ओर उन्मुख होता चला जाएगा। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसों को सोच को मारना होगा। उन सभी राक्षसों के जो सोच रूढ़वादिता है उनको मारना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। जैसे मैं कहूँ कि ये सामाजिक जो प्रथाएं होती हैं, दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, ये वैश्वीकृत मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय को नष्ट करना होता है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अंतर ले आ रहा है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता चला जा रहा है। भारत के संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए बनाए गए हैं। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचलित व प्रसारित करना चाहिए। ये जरूरी है कि
ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत हों, चूँकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की ज़रूरत है, जो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आज भी कई पिछले क्षेत्रों में माता पिता की अशिक्षित, असुरक्षा और गरीबों की वजह से कम उम्र में विवाह करना और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाली दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए कराई गई सारे कदम उठा रही है। 10वां, महिलाओं की समस्या का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बल 108वां संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरूरी है। यह संसद में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाने के लिए कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, बताना होगा, जिससे उनके भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत होगी।